हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक स्पेशल क्लास। इसमें हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स के रिवीजन पार्ट 3। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। तो वो 10 क्वेश्चन जो आपकी बुक के चैप्टर 1, 2, 3 और 5 से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, और आप इन 10 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखेंगे। और ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है जो 20 जून को जो उत्तराखंड का गणित का पेपर होने वाला है क्लास 10th का, उनके लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए रुक करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके पहले ही चैप्टर से। तो आपने बताना है युगलिड जो प्रमेय है उससे बताना है एचसीएफ किसका, 4052 और 12576 का। तो युगलिड प्रमेय से हम कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले युगलिड प्रमेय कुछ और नहीं होती है, जो भाग विधि होती है उसी को आप युगलिड थ्योरम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप साइड में एक भाग विधि लगा दीजिए एचसीएफ के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार होती है कि हम भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। हम भाग देंगे जो बड़ी संख्या 12576 में किसका, 4052 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं इसको और एचसीएफ निकालना है इसका। तो भाग विधि से मैं बना रहा हूँ, तो कितनी बार जाएगा? तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 0 1 और ये हो गया 12। भाग दे दिया तो 0 2 और ये 4। फिर दोबारा से अब जो पहले जिससे भाग दिया था वो क्या बन जाएगा? हमारा भाज्य बन जाएगा। और जो शेष आएगा हमारा वो क्या बन जाएगा? हमारा भाजक बन जाएगा। तो चलिए, तो कितनी बार जाएगा? 4 का इसमें जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, तो 9 बार चले जाएगा। 0 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और 1 37। तो कितना बचा? 2। 15 में से 8 गया, बचा 7 और यहाँ पर को 272। फिर हमने भाग दिया 420 पे। वही विधि को हम बार बार, अब जो पहले भाजक था वो बन गया भाज्य और जो शेष आया वो बन गया हमारा भाजक। तो कितना हो गया? अब जाएगा ये एक बार 272। तो कितना आ गया? 8। 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4, 148। फिर हमने दिया इसको 272 में, फिर जाएगा ये एक बार। तो कितना आ जाएगा? 148 एकम 148। तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 और 1 124 और फिर 148 इधर आ जाएगा। और फिर 124 का फिर जाएगा एक बार। तो कितना बचा? 24। फिर से भाग देना है तो 124 24 पंचे 120 और लास्ट में 4। तो 4 और इधर 24। तो ये हो गया हमारा 4 6 24। तो हमारा कितना आ गया? शेष 0। हमको इस विधि को तब तक अपनाते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल कितना नहीं मिल जाता है। जो हमारा शेष है वो कितना नहीं मिल जाता है? 0। और शेष 0 जब मिलता है तो उस समय जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। अब इसी को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? युगलिड, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो हम इसको अब युगलिड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो युगलिड क्या कहता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर को आर शेषफल है, क्यू आपका भागफल है, बी आपका भाजक है और ए आपका भाज्य है। तो इसको सबसे पहले हमारा किस में भाग दिया था? 12576 में। किससे भाग दिया था? 4052 से, 4052 से। कितनी बार भाग गया था? 3 बार।
कितना शेष बचा था 420। दूसरे में अब जो यहाँ पर गया वही कहाँ आ जाएगा, इस साइड। अब किससे भाग दिया था, अब जो रिमाइंडर था शेष था हमारा, तो 420 से कितनी बार भाग गया था, 9 बार, प्लस शेष कितना बचा था हमारा 272। अब दोबारा से वही, अब 420 कहाँ जाएगा, इधर। जो अब भाग किससे दिया था 272 से, कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेष कितना बचा 148। अब 272 यही जो इधर था वह इधर आ गया, और 148 इधर, इनटू कितनी बार गया, एक बार, कितना बचा 124। फिर 124 अब जो इधर आया था 148, 148 किसका भाग दिया था 124 का, कितनी बार गया, एक बार, कितना बचा 24। फिर 124 किसका भाग दिया 24 का, कितनी बार गया 5 बार, शेष कितना बचा 4। और लास्ट स्टेप में यहाँ पर को लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो 24 पे हमने भाग दिया 4 से, कितनी बार गया 6, और शेष हमें कितना मिल गया 0। तो शेष हमें कितना मिल गया r हमारा। इस विधि को तब तक अपनाते हैं जब तक हमारा शेष मतलब r हमारा क्या है 0 नहीं आ जाता। तो जो जिससे लास्ट में भाग दिया जाता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो इन दोनों नंबर का 12,576 और 4,052 इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। दोस्तों उत्तराखंड बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो उसमें ये क्वेश्चन यूक्लिड से बार बार पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन की कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें सिद्ध करना है कि √3 जो है हमारी एक क्या है अपरिमेय संख्या है, मतलब हमें इसको क्या प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये संख्या क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा √2, √3, √5, √7 प्लस √3 कुछ भी, ये सब क्या हमारी इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर आप इनका क्या लेंगे वर्गमूल, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब 2 का आप अंडर रूट लेते जाएंगे तो कभी भी, जैसे आप √4 लिखते तो इससे 2 बाहर आ जाता, तो पॉइंट में कुछ नहीं आया। ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद अगर इनका वर्गमूल लेंगे तो पॉइंट के बाद संख्याएं खत्म नहीं होंगी। जैसे हम वर्गमूल 2 को लिखते हैं 1.414। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर को ख़त्म हो गया, ये आते रहेगा। जैसे हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14, तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर को रुक गई, ये आते रहेगी। इसका मतलब पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है कि √3 जो है, जो वर्गमूल 3 है, वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको किस तरीके से हल करते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम मान लेंगे कि माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या मान लिया कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 इक्वल टू किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a/b। और यहाँ लिख देंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, ना तो b का भाग a में जाएगा और ना ही a का भाग b में जाएगा। इसका मतलब a और b का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। जैसे हम अगर लिखते 4 और 6, तो इनका एक गुणनखंड क्या हो जाता 2। इसका मतलब अगर इनका कॉमन गुणनखंड 2 है
ठीक है ना। सहभाज्य संख्याओं का कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या होता है, एक होता है। अगर दो संख्याएं या तीन संख्याएं जो भी दे रखी हैं आपको, उनका कॉमन गुणनखंड कुछ निकल जाता है, कोई एक संख्या आ जाए, कोई दो संख्या आ जाए, तीन संख्या आ जाए, तो सब सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो हमने इनको क्या मान लिया कि ये दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर को आप वो नहीं लिखेंगे कि ये एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। तो अब इसके बाद स्टेप होगा, क्या कर लेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 = a²/b²। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a² = 3b²। ठीक है दोस्तों, या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 या फिर b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a²/3। अब यहाँ पर कोई एक थ्योरम आती है, तो हम यहाँ पर को लिखेंगे, यदि a² 3 से, यदि a² 3 से विभाजित होता, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, होता है, तो a भी किससे, 3 से क्या होगा, विभाजित a भी 3 से विभाजित होगा। ये ऐसे हो गया। तो दोस्तों एक बार, तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, a भी 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब ठीक हो गया। अब हम लिख लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि जो हमारा a है, ठीक है ना दोस्तों, उसको क्या लिख लेंगे, 3k। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इसको विभाजित करता है तो कुछ 3 के गुणज में ही करेगा, अब कितनी बार करेगा वो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, 3k। तो a = 3k किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दिया तो कितना आ जाएगा, b² = 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो b² = 9k² / 3। तो 3 से ये कट गया 3 बार, तो कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया हमारा b² = 3k²। इधर पर को सॉल्व कर लेता हूँ इससे आगे, यहीं पर को, तो b² बराबर कितना आ जाएगा, 3k²। इसका मतलब k² बराबर कितना हो गया, b²/3। फिर दोबारा से जो हमने प्रमेय लिखी थी, तो b² 3 से विभाजित होता है, तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो, a भी 3 से विभाजित हो रहा है और b भी 3 से विभाजित हो रहा है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। और अगर सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा कि हमारी परिकल्पना जो, इसलिए लास्ट में क्या लाइन लिखते हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो √3 एक
अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों आप इसको रिवाइज करके इस वीडियो को देखिए और एक वो क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है एक, और क्या पूछ रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों के बीच, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो शून्य निकालने के लिए तो हमें इस द्विघात बहुपद को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो 10, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो 10 एकम 10, 10 के ऐसे गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5, क्योंकि हम जो भी गुणनखंड करते हैं वो परिमेय संख्याओं के रूप में करते हैं, सॉरी अभाज्य संख्याओं के रूप में करते हैं। तो अब गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। अब ऐसी संख्या 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के क्या आता है 7, तो 5 जन 2 7, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x बराबर 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन आ गया प्लस 2, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो अब इसके दो गुणनखंड आ गए, एक आ गया x प्लस 5 और एक आ गया x प्लस 2। इसका मतलब इसके दो जीरो, एक होगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। इसी को क्या बोल देते हैं एल्फा, और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इसको क्या बोल देते हैं बीटा। तो पहला क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अब ये जो द्विघात समीकरण दी थी, अगर मैं इसको लिखता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, तो कितना ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण। तो a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी है -7, सॉरी x प्लस b, तो यहाँ पर कितनी है +7, और c की वैल्यू कितनी है 10। तो एल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है -b/a। तो b की जगह कितना है 7, a कितना है 1, तो कितना आ गया -7। और सेम अगर मैं एल्फा प्लस बीटा का मान रखता हूँ, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आई थी -5, प्लस माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -5 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया -7। तो मैंने अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी तब भी कितना मिला -7, और जो इनका आपस में क्या होता है रिलेशन, उससे रखा तब भी कितना आया -7। अब यही देखते हैं हम अपन ए, सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 10। और अगर ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना था -5 इंटू बीटा कितना था आया था हमारा -2। तो ये दो जीरो हमने निकाले थे, जो शून्य निकाले थे, तो -5 इंटू -2, ये कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो गया, ये क्या करा हमने इसको, ये किया हमने इसको सत्यापित। इसको क्या किया हमने सत्यापित। तो इस रिलेशनशिप को हमने स्टेब्लिश करके दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर सत्यापित करने वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसने बोला है कि एक द्विघात समीकरण, एक हमें बहुपद दे रखा है जिसके दो जीरोज दिए हैं और बाकी के दो जीरोज निकालने हैं। तो हमें एक बहुपद क्या दिया हुआ है, एक बहुपद हमें दे रखा है 3x, सॉरी यहाँ पर कोई लिख लेता हूँ। तो इसके बहुपद, अच्छा, तो इसके दो शून्य हमें दे रखे हैं, बाकी दो शून्य हमें निकालने हैं। तो बहुपद उसकी डिग्री, अगर ये बहुपद देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, जो ये बहुपद है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 4। तो इसके शून्य भी कितने होंगे, शून्य भी कितने होंगे 4, और दो जीरो, दो शून्य हमें दे रखे हैं, बाकी के दो शून्य हमें निकालने। तो हमें अगर दे रखा है कि +√3/5 और -√3/5 इसके शून्य है, तो हम सीधे लिख सकते हैं
क्या कि x प्लस रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस √5/3। ठीक है ना। बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अगर ये शून्य है प्लस √3/5 और माइनस √3/5 तो हमने साइन चेंज कर दिए। तो यही है कि x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3 क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे। इसका मतलब इन दोनों को गुणा किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भी बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब अगर ये गुणनखंड है तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अगला स्टेप क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करना है, इस बहुपद को भाग देना है। तो जो हमारा बहुपद है क्या है, एक्स स्क्वायर, अगला स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से किसको भाग करना है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए दोस्तों भाग देते हैं। तो x की घात 4 को 2 को कितना बनाना है, x की घात 4, तो कितना लगेगा x², और यहाँ आपको 3 चाहिए तो हम यहाँ पर को भी क्या ले लेते हैं 3। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x⁴। अब 3 इंटू माइनस 5/2x, अभी 5/2 ऐसे ही 5/3, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा -5x इंटू इतना किया तो क्या आ गया x²। तो ये कहाँ आएगा, तो माइनस क्या मिलेगा हमें, x5x²। अब हम इसको क्या कर देंगे, साइन चेंज माइनस प्लस, ये तो हो गया 0, ये आ जाएगा ऐसे ही 6x³ और यहाँ पर को जो बड़ा है वही साइन प्लस 3x²। अब दोबारा से वही, अब हमें x⁴ को x⁴ बनाना और 6 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे प्लस 6x से क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 6x³ माइनस, अब अगर इसको भाग देंगे तो ये 3 इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा -2x। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ -2x, सॉरी 2 नहीं, 2 पंचे 10x, -10x, और इस -10x को भी यहाँ पर को उतार लेते हैं। तो कितना हो गया, अब इनके साइन चेंज माइनस प्लस, ये हो गए 0, ये भी 0, तो कितना बचा 3x², और ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पर को -5। अब कितने से, x² तो हमारे पास है, हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे प्लस 3 से क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 3x², और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा -5, तो माइनस प्लस ये भी 0, ये भी, तो पूरा कितना आ गया हमारा भाग देने पे 0। अब जो इसका क्या मिला है हमें, भागफल, जो हमें भागफल मिला है, भागफल जो हमें मिला है वो भी क्या होगा, बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अतः हम सीधे लिख लेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 भी बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी से हमें 0 मिल जाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3, जो भागफल है उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। अब 3 गुणा 3, अब इसको हल कर देंगे, 3 गुणा 3 9, 9 के ऐसे गुणनखंड जिसको जोड़ के कितना आता है 6, तो सिंपल 9 के ऐसे गुणनखंड, तो 3 गुणा 3, और 3 प्लस 3 कितना हो जाता है 6, तो कितना हो गया 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 3x,
तो x प्लस 1 और इधर से कॉमन आ जाएगा 3, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें मिल जाएंगे दो गुणनखंड x प्लस 1 और 3x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? अब इधर से हमें दो गुणनखंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पहला जो हमें शून्य मिल गया वो मिल गया -1 और दूसरा भी क्या होगा 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर -3 और इससे कट गया एक बार, तो x बराबर -1। तो इसके दो जीरोज़ क्या होंगे -1 और -1, दो सेम जीरोज़ इसके हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि दो जीरोज़ जो हमें दे रखे हैं उसी को, अगर ये प्लस वाला है तो इसको लिख दीजिए x माइनस जो दिया है 0, और दूसरा माइनस है तो उसको क्या लिख दिया x प्लस उस फॉर्म में। तो ये दोनों को गुणा करना है, गुणा करके जो आएगा वो भी क्या होगा बहुपद का गुणनखंड होगा, और गुणनखंड है तो बहुपद को क्या करेगा पूरी बार विभाजित करेगा, तो फिर बहुपद में भाग दे देना उससे, और भाग करने के बाद जो हमें क्या मिलेगा भागफल मिलेगा वो भी क्या करेगा, वो भी क्या होगा बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और बहुपद का एक गुणनखंड है, एक द्विघात समीकरण मिली है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बाकी के दो शून्य या जीरोज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अब दो संख्याएं, तो इसने बोला है अगला क्वेश्चन है हमारा उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, दो पद वाले रैखिक समीकरण, आपका तीसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक चीज ये देखिए आप, जो आपका आमतौर पे आता है, दो समीकरण हमें दे रखी है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर को अगर हमारा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो होगा b1 अपॉन b2 के, इक्वल टू क्या होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये हो जाती है हमारी कैसी रेखाएं समपाती रेखाएं, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंशियल लाइंस। तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी ये। और तीसरा जो हमारा होता है मैं ऊपर लिख देता हूं, समांतर रेखाएं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कैसी रेखाएं हो जाती है समांतर रेखाएं, जिसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो ये हमें अगर दो रेखाओं की समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो दो रेखाओं की समीकरण दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, संपाती होंगी कि समांतर होंगी। तो हम बता सकते हैं इससे कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदित। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है तो संपाती। और दोस्तों अगर रेखा के इसका क्या होगा केवल एक हल और इसके अनेक हल और इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि समान जो रेखाएं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटती है उसका एक हल होता है। ये तो अनेक बिंदुओं पे हैं, जैसे ये है तो इसी के ऊपर से जा रही है दूसरी लाइन भी, तो इसलिए इसके अनेक हल। और एक हल है तो कैसी होगी सतत, कैसी होगी सतत। ये भी कैसा होगा सतत। और ये कैसी रेखा होगी, ये क्या होगी असतत। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि रेखाएं कैसी होंगी सतत या असतत, या पूछ लेगा कि एक हल अनेक हल या कोई हल नहीं, या पूछ लेगा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा, ये दो पद वाले रैखिक
समीकरण में। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या गुणनखंड विधि किसी से भी हल कर सकते हैं। तो हमें बोल रखी है कि भिन्न के यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, x और 9/11, और यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वो बन जाती है 5/6। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना भिन्न क्या है, माना भिन्न किस रूप में है, x/y। अब इससे हम पहली समीकरण बनाएंगे कि क्या बोला है पहली इक्वेशन, कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें। इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई इसके नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 2 जोड़ दें तो भिन्न कितनी बन जाती है, अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। इसका मतलब भिन्न थी x/y, मैंने ऊपर भी 2 जोड़ा और नीचे भी 2 जोड़ा तो भिन्न बन गई 9/11। एक समीकरण इधर से, तो क्या आ जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो 11x + 22 बराबर 9y + 18, 9 दूनी 18। अभी इधर जाएगा तो 11x - 9y और इधर जाके 18 - 22। तो पहली समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, 11x - 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण के लिए दूसरी देखिए कि दोनों अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो दूसरी समीकरण भी बना लेते हैं कि अगर अंश और हर भिन्न है हमारी x/y, हमने अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया, 3, तो कितनी बन जाती है, कितनी बोलिए, 5/6। अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, 5/6 बन जाती है भिन्न। कितनी बन गई, 5/6। अब दोबारा से वही वज्र गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 15। तो इधर आएगा तो 6x प्लस -15y बराबर 5y बराबर 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब आप कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, 2 समीकरण आपके पास हैं, आप चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहली समीकरण है हमारे पास, हम हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि लगा रहा हूँ, विलोपन। तो कितनी हो जाएगी, 11x - 9y बराबर -4, पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण है 6x - 5y बराबर -3। दूसरी समीकरण हमको क्या मिली थी, 6x - 5y बराबर -3। अब किसी एक को विलोपित कर दीजिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, समीकरण जो 1 थी और समीकरण 2, तो समीकरण 1 को गुणा करा देता हूँ कितने से, मैं चलो y को ही विलोपित कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 5 से, और इसको घटा देंगे समीकरण 2 को गुणा करके किससे, 9 से, तो कितना आ जाएगा, आप देखो 5 से गुणा किया तो 55x माइनस 9 × 5 = 45y और 5 × 4 = -20, और इधर पर को हमने 9 से किया तो 9 × 6 = 54x माइनस 45y और 9 × 3 = -27। अब दोनों को घटा दो, माइनस प्लस और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये घट गया। अब 55 और ये x बराबर कितना आ गया हमारा, 7। तो x बराबर 7 हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही 2 में रख देते हैं, तो इसका मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो कितना आ जाएगा, 6 × 7 - 5y बराबर -3, तो 5y इधर चले गया और ये इधर आ गया, तो 7 × 6 = 42 प्लस 3, तो 5y बराबर 45। तो y बराबर कितना आ गया, 45/5, तो y बराबर कितना आ गया, 9। तो x और y का मान हमें पता चल गया, तो हम बता सकते हैं, तो हमने भिन्न, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न थी हमारी x/y, तो 7/9। बस दोस्तों, तो और चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर 2 जोड़ता हूँ नीचे भी 2 जोड़ता हूँ तो 7 और 2 9, 9 × 2 = 11, तो 9/11 बन गई। 3 जोड़ता हूँ तो कितना होगा,
10/12, और 10/12 को कितना लिख सकते हैं, 5/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। ठीक है दोस्तों, तो 2 अंकों की जब भी संख्या वाला सवाल आए तो माना 2 अंकों की संख्या क्या होती है, x y, इस रूप में होती है। यहाँ पर कोई क्या हो सकता है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये 1 से 9 के बीच में कुछ भी संख्या हो सकती है। तो माना इकाई का अंक, माना संख्या की इकाई का अंक कितना है, y, और दहाई का अंक कितना है, x। तो संख्या हमेशा कैसे लिखी जाती है, संख्या कैसे लिखी जाती है, अगर मैंने कहीं पर कोई संख्या लिखी है 36, तो इसको कैसे लिखूंगा, 6 गुणा इकाई का अंक है तो 1 प्लस 3 गुणा दहाई के अंक को कितने से गुणा करते हैं, 10 से। इसका मतलब इकाई के अंक को 1 से और दहाई के अंक को 10 से, तो क्या लिख सकते हैं संख्या को, 10x प्लस y, ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब पहली समीकरण क्या बोली इसने कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस y, और इसको उलटने पर बनी संख्या, उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह y और y की जगह x, तो 10y प्लस x। इन दोनों का योग जोड़ने पे कितना आता है, 66। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 10y प्लस y, सॉरी x को जोड़ लीजिए पहले, x प्लस 10x, 11x प्लस 11y बराबर 66। यहाँ से ले लेते हैं हम कितना कॉमन, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 11, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 66। तो इससे ये कट गया तो कितना आ गया, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई बराबर 6। कितनी बार कट गया, 6 बार। तो ये समीकरण हमारी क्या हो गई, 1। और उसने बोला है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या बताइए। अंकों का अंतर कितना है, 2 है। दूसरी समीकरण है कि उनके अंकों का अंतर क्या है, 2 है, तो समीकरण 2 हो गई। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर, यहाँ पर को लिखना पड़ता है दोस्तों, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, अब जोड़ने पे कितना आएगा यहाँ पर को, 2, ये दोनों तो कैंसिल, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसका मान किस पे रख देते हैं, समीकरण 1 पे रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, है -4, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 2। तो हमारी संख्या पूछी गई है जो, तो वो क्या थी, 10x प्लस वाई। तो देख लीजिए 10 इंटू एक्स का मान कितना है, 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 40 प्लस 2 42। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों की उलटने पर, देखो पहली समीकरण में यहाँ पर कुछ दिखा भी देता हूँ कि 42 और इसका उल्टा क्या होता है, 24। दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 4 2 6, 4 2 6, तो इसने बोला था कि 66 आता है। तो हमारी पहली समीकरण यही थी कि दोनों का योग कितना है, 66। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या वाला सवाल आए तो इस तरीके से बनाइएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना शांत जल में किसकी चाल, नाव की चाल कितनी होगी, x, और धारा की चाल को हम क्या मान लेते हैं, y। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई। इतना तो हमें पता चल गया। तो 2 घंटे, अगर धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर,
20 किलोमीटर। अगर धारा के अनुकूल जा रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, इसका मतलब हाँ, और धारा के अनुकूल जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल जाती है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर। इसका मतलब धारा के अनुकूल जा रही है, इसका मतलब x प्लस वाई। तो चाल बराबर दूरी कितनी गई 20 बटे समय था 2, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया 10, समीकरण 1। अब प्रतिकूल गई 2 घंटे में 4 किलोमीटर, इसका मतलब x माइनस वाई, चाल ये होगी, और कितनी गई 4 किलोमीटर 2 घंटे में, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस वाई, किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं हम लोग। तो रख दीजिए, तो कितनी आ जाएगी, तो x की जगह रख दिया 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई बराबर 10, तो 2y बराबर ये 10 इधर जाके -8, तो y बराबर कितना आ गया 4, और y बराबर 4 तो x बराबर 2 प्लस 4, तो x बराबर 6। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी स्थिर जल में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अनुकूल जाने में दोनों चालें, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, और प्रतिकूल जाने में नाव की चाल से धारा की चाल घट जाती है। और हमने फॉर्मूला सिंपल लगा रखा है कि कौन सा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय के फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग हमें दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि दूसरा पद क्या होगा, तीसरा, 10वां और nवां पद क्या होगा। तो प्रथम n पदों का योग, इसका मतलब प्रथम n पदों का योग, इसका मतलब क्या हो गया, Sn बराबर हमें दे रखा है कितना 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं n इक्वल टू 1 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा S1, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 माइनस 1 बराबर कितना मिल गया 3। अब n इक्वल टू 2 रखूँगा तो क्या मिलेगा S2, दूसरा 2 पदों का योग, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 8 माइनस 4, तो बराबर कितना आ गया 4। n इक्वल टू 3 रखूँगा तो क्या मिलेगा S3 बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 3, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, तो फिर कितना मिल जाएगा 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर है ना, तो 4 एकम 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं n इक्वल टू मैंने 1 रखा तो 1 ठीक हो गया, n इक्वल टू मैंने 2 रखा तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर ठीक हो गया। उसके बाद मैंने n इक्वल टू कितना रखा 3 रखा, तो 4 4 तियाँ 12 3। ठीक है, अब n इक्वल टू कितना रखूँगा 4, तो 4 पदों का योग कितना आएगा S4 कितना मिलेगा मेरे को 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 16 माइनस 16 बराबर 0। तो एक पद, केवल एक पद का योग आ गया S1, 2 पदों का योग आ गया इतना, 3 पदों का योग और 4 पदों का योग। तो अब हमें जो S1 होता है वही क्या होता है पहला पद, तो क्या होगा पहला पद तो हमें मिल गया 3। अब ऐसे हमें A2 चाहिए, तो हम 2 पदों के योग में से किसको घटा देंगे पहले पद के योग को, केवल एक पद के योग को, तो S2 माइनस S1, तो कितना हो गया 4 माइनस 3, तो दूसरा पद हमें मिल गया 1। ऐसे ही हम निकाल लेंगे A3, तो वो कितना आ जाएगा S3 माइनस S2, तो कितना था 3 माइनस 4, तो कितना आ गया -1। तो इसलिए AP हमारी क्या बन गई
पहला पद था 3, दूसरा पहला पद 3, दूसरा 1, फिर -1, ये निकल गया। अब हमें क्या चाहिए था, दूसरा पद तो निकाल दिया, अब क्या पूछ रहा है, तीसरा पद भी निकालो, 10वां पद। इसका मतलब इसका a क्या हो गया, a क्या हो गया 3, d क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद -2। nवां पद पूछा था, कौन सा पद पूछा था, nवां पद, इसका मतलब an पूछा था, nवां पद। तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस n की जगह n ही रहने दीजिए -1, और ये कितना हो जाएगा -2। तो कितना आ जाएगा इधर से, तो 3 सॉरी ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए एन, एनवा पद पूछा था, तो कितना आ जाएगा 3, अब -2n -2n, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +2, तो 3 2 5, तो 5 - 2n क्या हो जाएगा इसका nवा पद, ये निकल गया इसका nवा पद। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एपी में आता है तो आप पहले एपी बनाएंगे। अगर आपको योग दे रखा है तो योग से पद कैसे निकालते हैं कि हम दो पदों के, दूसरे पद की, दो पदों के योग में से अगर एक पद का योग घटा देते हैं तो हमें क्या आंसर मिल जाता है, दूसरा पद। ऐसे 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है, तीसरा पद। ऐसे ही सो ऑन चलते रहेगा। और इस सीरीज का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन कि एक आलू की दौड़ चल रही है, जो प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है, जो पहले एक दूसरे से 5 किलोमीटर तथा अन्य आलुओं से, इसका मतलब एक बाल्टी है यहाँ पर को रखी हुई है, ठीक है। तो ये पहले आलू से तो कितने दूर है, यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 मीटर। फिर यहाँ से दूसरा आलू रखा हुआ है, इसकी दूरी कितनी दी है 3 मीटर, फिर 3 मीटर, और ऐसे ही करते करते हमें क्या रखे गए हैं, कितने आलू रखे गए हैं, टोटल कितने आलू हैं 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इधर से भागना है एक लड़की ने, और इन आलूओं को उठा के कहाँ डालना है, इस बाल्टी में डालना है इन आलूओं को। तो पहली बार में किसके, कोई नाम दे रखा है नहीं, तो तय दूरी कितनी होगी, तो ये जाएगी यहाँ से यहाँ मतलब 5, और वापस आएगी 5, तो कितना हो गया 5 + 5 10। और दूसरी बार में तय दूरी कितनी हो जाएगी, अब 5 और 3 कितना हो गया, तो दूसरी बार में ये गई 5 और 3 8, और वापस भी आई 8, तो गई 16, तो 5 + 3, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया 16। और तीसरी बार में तय दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी गई 5 + 3 8, और 8 और 3 11, तो कितना आ गया 11 + 11 कितना हो गया 22, तो ये दूरी हो गई। तो कितनी आ गई 11 + 11, ये थोड़ा राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है पैड में, तो जल्दी मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। चलिए, तो ये निकल गई, इसलिए AP क्या बन जाएगी हमारी 10 16 22, और ऐसे ही चलते रहेगा। अब पूछा क्या था इसने कि बताओ कि जो ये 10 बार ये गई है, तो AP हमारी ये बन गई। अब इसने पूछा क्या था कि जो इसने 10 आलू उठाए हैं तो कुल दूरी कितनी इसने तय की है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो हमें क्या बताना है कि कुल दूरी इसने कितनी तय की है। तो उसके लिए हम AP हो गई हमारी 10 16 और सॉरी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो ये AP बन गई हमारी 10 16 और 20, सॉरी क्या थी AP 10 16 और
22। तो अब हमें 10 आलू उठाने हैं, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। हमारी एपी क्या बनी थी दोस्तों? यहाँ पर को हमने देखा है कि एपी क्या बन गई हमारी 10, 16 और 22 की। तो 10 आलू इसको उठाने में कितना टाइम लगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर को। तो हमारी एपी बन गई थी ये, पहला पद था 10, दूसरा था 16, फिर 22। ऐसे ही इसने कितने आलू उठाने हैं? 10 आलू। इसका मतलब ए कितना है हमारा? 10। तो कुल दूरी हमें बतानी है, तो डी कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10 तो 6, और एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10। टोटल आलू कितनी बार ये रेस कितनी बार इस आलू को उठाएगी। तो अब फॉर्मूला सीधे हम लगा लेंगे एस एन वाला। तो कितना हो जाएगा? तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह कितना रख दिया? एन की वैल्यू कितनी है? 10। डी की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। तो कितनी है? एन की वैल्यू है 10 अपॉन 2, और ये 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6। तो ये कितना आ गया? 5। तो 20 प्लस 9 छक्का 54। तो कितना आ गया? एस एन बराबर कितना आ गया? 5 इंटू, इनको किया तो सॉल्व 4, और ये 9 2 5 2 7। तो एस एन जो हमें 10 बार, ये एस से 10 कितना हो जाएगा हमारा? एस से 10 हो जाएगा हमारा, 5 से गुणा करना है। तो 5 से गुणा करने के लिए इसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 3 6, 2 7 14। तो कितनी? इतने मीटर की दूरी ये तय करेगी। तो इस रेस में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी? 370 मीटर की ये दूरी तय करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सके। और दोस्तों आप अपना अब बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पास ही हैं, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम की डेट, जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनकी डेट अब डिक्लेयर कर दी गई है। तो गणित मैथ्स का जो पेपर 20 जून को होने वाला है। अब उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। तो दोस्तों कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपने सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।